चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जनरेशन किसे कहते हैं। जनरेशन मतलब क्या होता है। देखिए, जब किसी भी चीज में एक मेजर डेवलपमेंट होता है, एनीथिंग दैट कैन बी एनीथिंग, कहीं भी अगर कोई मेजर डेवलपमेंट होता है ना, तो उस मेजर डेवलपमेंट को एक जनरेशन का नाम दिया जाता है। एक बड़ा बदलाव। हम कुछ उदाहरण लेकर के पहले जनरेशन वर्ड को क्लियर करते हैं। हम एक उदाहरण लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे या आपके दादाजी क्या पहनते हैं, तो आपका जवाब होगा धोती कुर्ता। हमारे पिताजी क्या पहनते हैं, तो जवाब आएगा शर्ट और फुल पैंट। हम लोग क्या पहनते हैं, टी शर्ट और जींस। हमारे बेटा जी क्या पहनेंगे, तो हो सकता है दैट टाइम, अभी हमें क्या पता वो हमारा फ्यूचर क्या होगा और उस दौरान किस ढंग के कपड़े होंगे। तो हम ये कपड़ों का जनरेशन आपको एक दिखाए। अगर हम खाने की बात कर ले, तो हम लोग पहले कैसे खाना खाते थे, तो कच्चा मांस। हमारे पूर्वज जो थे वो डायरेक्ट एकदम कच्चा ही खाना खा जाते थे। फिर लोगों ने उसे पका कर खाना शुरू किया आग में। फिर धीरे धीरे हुआ कि नमक लगा कर खाना शुरू किए। उससे और आगे बढ़ा तो मसाला के साथ खाना शुरू किए। और आज का टेक्नोलॉजी क्या है, आज का दिन क्या है कि आज हम लोग पूरा तल भून करके खाते हैं एकदम ढंग से। हमारे बाद वाले जनरेशन कुछ और ही होगा। अगर हम पढ़ने की बात करते हैं, तो पढ़ने के दौरान में क्या क्या चेंजेस आया, तो सबसे पहले लोग गुरु जी के यहाँ जाते थे, वहीं उन्हीं की सेवा करते थे और वैसे ही भिक्षाटन करके लाते थे और तब उनको ज्ञान मिलता था। धीरे धीरे ये ट्रेंड जब चेंज हुआ, जनरेशन में थोड़ा परिवर्तन हुआ, तो क्या हुआ कि भाई बरगद के नीचे गुरु जी ज्ञान देंगे, वहीं पे जाकर के सबको ज्ञान लेना है। धीरे धीरे और ट्रेडिशन चेंज हुआ, तो क्या हुआ कि हम लोग एक पाठशाला जाने लगे, मतलब एक क्लासरूम, जहाँ अपना बोर्ड खुद से लेकर के जाइए, बैठिए और वहीं पे पढ़ाई होगा। धीरे धीरे और ट्रेंड चेंज हुआ, तो अब वहीं पे भाई बेंच लगा हुआ मिलेगा। और ट्रेंड चेंज हुआ, तो अब आ गया कि भाई एक से एक स्कूल और कॉलेजेस हैं जहाँ एकदम फैशनेबल पूरी तरह आपको बैठने का स्पेस मिलता है, बैठने के फर्नीचर्स मिलते हैं। अब और ट्रेंड चेंज हुआ, तो अब ये कोविड के सिचुएशंस में ये ट्रेंड ऐसा लेकर के चला आया कि अब सब कुछ ऑनलाइन। आपको जो पढ़ना है आप अपने मोबाइल में देखिए, हम यहाँ घर से बताएंगे, आप वहाँ घर से ही देख लीजिए। आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ और चेंजेस हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब आप खुद को देखिए, अपने चारों तरफ की चीजों को देखिए कि जनरेशंस मतलब क्या होता है, आपको समझ में आ जाएगा। जब भी आप कोई बड़ा बदलाव देखते हैं, बड़ा बदलाव मीन्स एनीथिंग, हम नहीं कर रहे किसी पर्टिकुलर की सिर्फ कंप्यूटर की दुनिया में नहीं, कहीं भी जब आप कोई बड़ा बदलाव पा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ एक नया जनरेशन है। और जब भी कोई बड़ा बदलाव, हम कैसे मापते हैं इसको, तो कुछ ना कुछ जब बहुत ही ज्यादा बेहतर हो चुका होता है उस पर्टिकुलर फील्ड में, तो उसे हम कहते हैं कि ये एक नया जनरेशन है, ये एक बड़ा बदलाव है। ये किसी भी चीज में हो सकता है। अगर हम मोबाइल फोन की दुनिया की बात कर ले, देखिए हम लोग कितने खुशनसीब है कि हम लोगों ने इन चीजों को बहुत ही करीब से देखा है। 1999 1999 1999 के बाद 2000 लिखने का जो मजा है, भाई इसमें क्या मजा है मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी जो मजा है वो हम लोग देख चुके हैं। मोबाइल फोन की दुनिया की बात करें, तो हमारे जमाने से ही मोबाइल फोन शुरू हुआ, बटन वाले फोन से। और आज इतना एडवांस तक आ गया कि टच तक है। इमेजिन करिए कि आज से 50 साल बाद जब हम अपने नए जनरेशन को, मतलब बेटा नहीं पोता पे चले आइए, कि पोते पोती नाती नतनी को अगर सुना रहे होंगे और उस समय कहानी सुनाएंगे कि मोबाइल फोन में बटन था, तो वो लोग शायद कहेंगे कि बटन का क्या जरूरत है, मोबाइल में तो भाई टच स्क्रीन पे ही सारा काम हो जाता है। तो इसी मेजर डेवलपमेंट को, ये जो डेवलपमेंट है बटन से लेकर के टच तक का, ये जो डेवलपमेंट है मोबाइल फोन की दुनिया में, इसे हम कह सकते हैं कि ये एक नया जनरेशन है। इसी टाइप से अगर हम अब बात करें कि कंप्यूटर की दुनिया में नया जनरेशन, तो कहिए कि द मेजर डेवलपमेंट इन ए सर्टेन पीरियड, जो मेजर डेवलपमेंट हुआ एक समय अंतराल में, उसे हम कंप्यूटर का जनरेशन कहते हैं। तो कंप्यूटर का जनरेशन जानने के लिए पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि सबसे पहला कंप्यूटर कब बनाया गया। तो देखिए, दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो है वो बना था 1940 में, जिसका नाम था ENIAC, एंड डेवलप्ड बाई जेपी एकर्ट एंड जेडब्ल्यू मोचले। ये दोनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये, इनकी टीम ने इस कंप्यूटर को बनाया था। ये ENIAC
उस कंप्यूटर था, मतलब पहली बार इस धरती पे कंप्यूटर बन चुका। बहुत ज्यादा समय नहीं हो रहा है, आज से 80 81 साल पहले की बात कर रहे हैं हम, कि एक ऐसा कंप्यूटर बना, कंप्यूटर बस बन गया, जो कि अर्थमेटिकल के साथ साथ लॉजिकल कैलकुलेशंस कर सकता था, हमारे डेटा को इनपुट करके प्रोसेस करके आउटपुट दे सकता था, जो डेटा को स्टोर कर सकता था, स्टोर कर सकता था। पता है इस कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी थी? सिर्फ 1 KB, 1 KB। आज आपके सिम कार्ड का भी कैपेसिटी 256 KB होता है, सिम कार्ड का भी कैपेसिटी 256 KB होता है। लेकिन उस जमाने में बस बन गया। ये कंप्यूटर बनाने में जो मेन कंपोनेंट्स यूज हुआ दैट इज वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब। और एक सिस्टम बनाने में लगभग 60,000 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ, जिस कारण से ये एक कंप्यूटर का साइज लगभग 30 बाई 30 फीट। अगर हम वेट की बात कर लें तो अप्रोक्स समझ लीजिए कि आप 7 से 8 ट्रक इतना वेट हुआ करता था एक कंप्यूटर का। हाँ, तो इतना बड़ा कंप्यूटर मतलब ऑलमोस्ट अनमूवेबल, जहां फिक्स्ड हुआ, जहां बनाया गया, बस वहीं तक के लिए, लेकिन बन गया। उस दौर, वो हमारा दौर शुरू हो गया जहां से हम लोग अब कंप्यूटर नाम के शब्द को जान चुके थे। ठीक ऐसे समझिए ना कि जैसे पहली बार मोबाइल आया तो पहली बार मोबाइल में क्या था, पता है आपको कि इनकमिंग का भी कॉस्ट लगता था। और उस समय जो इनकमिंग का चार्ज था ना, जो पहला मोबाइल में, जो मोटरोला कंपनी का मोबाइल बनाया गया था, लगभग 8 रुपये पर मिनट था इनकमिंग कॉस्ट। आउटगोइंग तो भूल ही जाइए, आउटगोइंग का अलग से चार्ज, इनकमिंग 8 रुपये पर मिनट। तो ऐसे समझिए कि कंप्यूटर की दुनिया में भी एक कंप्यूटर ऐसा बना सबसे पहली बार 1940 में, जो कि साइज में बहुत ही बड़ा हुआ करता था, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम थी, पावर कंजप्शन बहुत ज्यादा था, प्रोसेसिंग स्पीड बहुत स्लो था, बहुत स्लो था। उस समय कोई मॉनिटर इस्तेमाल नहीं होता था, उस समय कोई कीबोर्ड नहीं था, उस समय कोई माउस नहीं था। मेरे भी दिमाग में ये चीजें आती थी कि अच्छा कंप्यूटर इतना बड़ा था, 30 बाई 30 फीट, तब तो भाई जरूरत पड़ता होगा कि कंट्रोल को दबाना है, तो हम लोग ढेर सारे आदमी रखते होंगे, कहते होंगे कंट्रोल के ऊपर चढ़ो, एक आदमी चढ़ता होगा तो कंट्रोल दबता होगा। ऐसा नहीं था। उस समय के इनपुट डिवाइसेस अलग हुआ करते थे, उस समय के आउटपुट डिवाइसेस अलग हुआ करते थे। प्रोसेसिंग डिवाइस जैसा आज हमारा सीपीयू दिखता है वैसा नहीं था, लेकिन एक कंप्यूटर फिर भी था। और इसी के आधार पे, मतलब इसी थ्योरी पे जिसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया, ऐसे ही टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हमारा और भी बहुत सारा कंप्यूटर बना। और ये कंप्यूटर 40 से लेकर के 55 तक के बीच बनाए गए। 40 से लेकर के 55 तक के बीच ये सारे कंप्यूटर्स बनाए गए, जिसमें नाम शामिल है इन्याक, इट्जाक, इडवाक। देखिए जितना नाम आपको लग रहा है ना, ये छोटा नाम नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इतना बड़ा नाम है इन्याक का। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इट्जाक मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इडवैक का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इतना बड़ा बड़ा नाम, जब नाम ही इतना बड़ा है तो ओरिजिनल में तो वास्तविक में बहुत बड़ा था। लेकिन हर क्षेत्र में क्या होता है कि हम लोग चूंकि इंसान हैं, हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव चाहते हैं। और वो एक कहावत है ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो समझिए बस वैसे ही कि अब जरूरत लोगों की बढ़नी शुरू हुई, जिज्ञासा बढ़नी शुरू हुई कि हम अब इसको और छोटा कैसे करें। इसको छोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और प्रोसेसिंग स्पीड हमको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा। और प्रोसेसिंग स्पीड का मतलब उस जमाने का जो सिस्टम था ना, वो ऐसा नहीं था कि आज 2 × 3 और 6 रिजल्ट दे दे, नहीं, उसमें भी समय लेता था, लेकिन फिर भी था। इसके बाद हम लोग जब इसमें रिसर्च चला तो 1956 में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल कर करके एक कंप्यूटर बनाया गया, IBM 1620। और इस ढंग का कंप्यूटर अगर हम देख लें, चूंकि एक ट्रांजिस्टर का इसमें इस्तेमाल हुआ, मतलब वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल यहाँ नहीं हुआ मेन कंपोनेंट्स के तौर पे। जब ट्रांजिस्टर इस्तेमाल हुआ तो एक ट्रांजिस्टर बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब का काम कर सकता है, एक ट्रांजिस्टर बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब का काम अकेले कर सकता है। और ट्रांजिस्टर आकार में वैक्यूम ट्यूब से काफी छोटा होता है। उस हिसाब से देखें तो अब हम क्या कहेंगे कि कंप्यूटर का आकार सेकेंड जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा काफी छोटा हो गया, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ गया, स्टोरेज कैपेसिटी उस वक्त की बढ़ गई थी, अब 1 KB के बजाय 100 KB स्टोरेज कैपेसिटी हम लोगों को मिल रही थी। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स की हम बात कर रहे हैं। पावर कंजप्शन घट गया था। इसी बीच फिर और भी कई सारे कंप्यूटर्स बनाए गए, जो कि 56 से लेकर के 65 तक के कंप्यूटर्स
जो भी बनाए गए इन्हें हम सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स मानते हैं। और थर्ड जनरेशन हमारा शुरुआत हुआ 1966 से, जहां पे हम लोगों ने अब ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि एक आईसी का इस्तेमाल किया। और एक आईसी कई सारे ट्रांजिस्टर का काम अकेले कर सकता है, उससे कम समय में, उससे कम पावर कंजप्शन करते हुए, और काफी लाइट वेट भी होता है, काफी छोटा भी होता है। अब अगर हम इस आधार पे देखें तो हमारे कंप्यूटर का साइज अब तक बहुत छोटा हो चुका था। अब इतना बड़ा जरूर हो गया था कि एक टेबल पे एटलीस्ट एडजस्ट हो पाए, जिसका उदाहरण है IBM 360, 370, 168। कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन के द्वारा भी एक सिस्टम बना 6600, 7600। तो ये वो समय है जिस दौरान आईसी का इस्तेमाल करके जो सिस्टम बना, लोगों को ये काफी पसंद आया। और हम बात कर रहे हैं कि इसी दौरान क्या हुआ कि इस तरफ LSIC पे रिसर्च चला और इंटेल ने अपना सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, वो इंट्रोड्यूस किया 1971 में। 1971 में इंटेल कंपनी का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर डेवलप हो चुका था, और उसी का इस्तेमाल कर करके हमारा नया पीसी डेवलप हुआ 71 में। लेकिन यहाँ हमने लिखा है इसको 76 टू 90, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जहाँ माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया, जिसको LSIC या VLSIC कहते हैं, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और इसी का इस्तेमाल करते हुए 90 तक में जो कंप्यूटर्स बना, वो कंप्यूटर्स लोगों को पसंद आया। अब लोगों के घरों में कंप्यूटर आने लग गया। यानी कहने का मतलब है कि कंप्यूटर काफी छोटा हो चुका था, पावर कंजप्शन बहुत घट चुका था, प्रोसेसिंग स्पीड बहुत बढ़ चुकी थी, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ चुकी थी, वेट कम हो चुका था। इसके बाद 1991 से लेकर के आज तक के जितने भी सिस्टम्स हैं, इन्हें हम मानते हैं 1991 टू टिल नाउ, जिसमें वेरी लार्ज मतलब VLSIC या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके उदाहरण है आज के कंप्यूटर, आज का हमारा कोई भी पीसी, कोई भी रोबोट्स। ये अब देखिए जनरेशन, ये तो हो गया कि भाई एक पढ़ाई की बातें हम आपको बताए, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जनरेशन यहाँ खत्म नहीं होता है और जनरेशन यहाँ शुरू भी नहीं होता है। देखिए हकीकत तो ये है कि 1940 में ना तो हम थे और ना तो आप थे, और ऐसा कोई इसमें संगठन नहीं बना हुआ है अभी तक कंप्यूटर की दुनिया में जिनके द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि भाई ये ही थ्योरी होगा। यहाँ क्या है कि अलग अलग लेखकों के द्वारा, जिन्होंने ऑलरेडी अच्छा क्वालिफिकेशन है जिनके पास, और जो लोग बुक्स लिखते हैं, उन लोगों के द्वारा अलग अलग तरीकों से जनरेशंस को डिफाइन किया जाता है। और जब आप जनरेशंस को डीप में समझना शुरू करेंगे ना, हम भी इतनी जल्दी जल्दी में इसको क्यों क्लियर कर दिए कि भाई आप ये मान के चलिए कि एवरेज टाइम पीरियड, हम नहीं कहते कि आप इसको रट्टू तोता की तरह रट लीजिए। कारण ये है कि हर 2 साल 3 साल पे आप जब नया बुक पढ़ेंगे ना, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। हम कहना चाह रहे हैं कि अगर आप सिर्फ फर्स्ट जनरेशन गूगल पे लिख करके सर्च कर दीजिए, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो पता है आपको क्या मिलेगा। 1935 से 45, 40 से 50, 40 से 55, 40 से 56, 41 से 55, 42 से 55, 42 से 56, 45 से 55, 45 से 56। इतना सारा तो हम पढ़ चुके हैं अपने लाइफ में फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के लिए। हम इसमें से किसको सही माने और किसको गलत माने? एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम जो है वो हम लोगों में ऑलरेडी है। हम एक छोटा सा उदाहरण दें। चलिए मान लीजिए कि आपकी शादी हो रही है। हाँ, ऐसा मान लीजिए कि आपकी शादी हो रही है या हो चुकी है। अगर हो चुकी है तो भी मेरा एक सवाल होगा, और अगर होने वाली है तो भी मेरा एक सवाल है कि आपका शादी का डेट सपोज करिए फिक्स किया गया। आज 17 मई है, हम फिक्स करते हैं कि 18 मई 2021 को आपकी शादी होने वाली है। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है कि आपकी एनिवर्सरी कब होगी? 18 मई 2021 को अगर आपकी शादी का डेट फिक्स्ड है, तो आपकी एनिवर्सरी कब आप सेलिब्रेट करते हैं? 18 मई 2022। अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरा जो मानना है, मेरा, हर लोगों का अलग अलग मानना हो सकता है, और मेरा जो मानना है उस हिसाब से हम तो कहेंगे कि फिर आपकी एनिवर्सरी 19 मई 2022 को सेलिब्रेट होनी चाहिए। क्यों? कारण है ना, 18 मई आपने शादी का डेट फिक्स किया, 18 मई 2021। हमको ये बताइए कि 18 मई जब आप डेट फिक्स करते हैं तो क्या 18 मई को आपका शादी हो चुका होता है? मतलब 18 मई मालूम होता है कि 11 बजे रात को तो 10 बजे रात को तो बारात घर से ही निकलता है। 12 बजे तक तो जयमाला भी नहीं होता है। तो जैसे ही 12 बज गया, वो 19 मई हो गया ना, तो शादी तो अल्टीमेटली फिर 19 मई को हो गया। अगर हम देखें तो ये मेरा अपना सोच है। पूरा शादी का प्रोसेसिंग जो हुआ, मतलब पूरा जो प्रक्रिया हुआ, वो कब हुआ? तो 19 मई को सुबह हुआ। वो 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, इसी दौरान।
हर एक चीज में ये फॉल्ट है। हम इसे फॉल्ट का नाम इसलिए दे रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ कोई कंफर्मेशन ही नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है जो इसको फिक्स करे। अब लोगों की अपनी अपनी सोच है। हम किसी एक चीज को मान लेते हैं, मान लीजिए कि कल एक बाइक का उद्घाटन है, एक बाइक बनाने वाली कंपनी ने एक बाइक मैन्युफैक्चर किया है और अब उसको मार्केट में लॉन्च करना चाह रही है, और लॉन्चिंग का टाइम रखा गया है रात के 10 बजे, 11 बजे, मान लीजिए ऐसा, GMT प्लस 5:30 के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। अब उस हिसाब से तो क्या 11 बजे लॉन्चिंग हो चुका होता है? भाई 11 बजे प्रोग्राम स्टार्ट होगा, ये चीज फिक्स किया जाता है ना कि 11 बजे लॉन्चिंग शुरू हो रहा है। लॉन्च होते होते तो रात का 3 बज जाएगा, तो लॉन्चिंग डेट एक नहीं बल्कि दो हो जाता है, और इसी में हो जाता है लोगों को कंफ्यूजन, जो कि मुझे भी होता है, हर एक को होता है। तो यहां बात को ऐसे आप समझेंगे कि 1940 में इन्याक बन चुका था, बन रहा था, बन करके तैयार था, या बनने के बाद उसमें कुछ फॉल्ट था जिसमें सुधार चल रहा था, ये किसको पता है? ना हमें, ना आपको, ना दुनिया के किसी बुक में इसको मेंशन किया गया है। दुनिया के किसी भी बुक में मेंशन नहीं किया गया है। और यही कारण है कि जब भी आप जनरेशन को पढ़ेंगे ना, तो आप काफी कंफ्यूज होंगे। और कंप्यूटर की दुनिया इतनी बड़ी है, इतने सारे पार्ट्स होते हैं यहाँ, कि यहाँ तो कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। कोई ये सिंगल पार्ट का तो नाम है नहीं कि मान लेते हैं कि ठीक है, हम कह रहे हैं माचिस की डिब्बी कब बनी, तो माचिस का डिब्बा कब बना, वो ठीक है, एक ईयर आ सकता है, डेट ना आए लेकिन एक ईयर जरूर आ सकता है उसमें, कि एक ईयर में काम हो गया होगा। कंप्यूटर बनने में 5-5 साल, 10-10 साल का समय लगता है, जब कोई नए चीजों के साथ उसकी शुरुआत की जा रही है। तो इसलिए जनरेशन आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे आप कंफ्यूज होंगे। हम एक बार थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे आपको। पहले तो आप ये देख लीजिए कि देखिए फर्स्ट जनरेशन के कुछ कंप्यूटर्स, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स, थर्ड जनरेशन। तो आपको इनमें देखने को क्या मिला कि साइज छोटा होते चला गया। हम गारंटी नहीं दे रहे कि ये फर्स्ट जनरेशन का ही कंप्यूटर है, क्योंकि हमने नहीं देखा, टू बी फैक्ट। हाँ, बुक्स में हमने जो पढ़ा वो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या बुक्स लिखने वालों ने जो लिखा हम उसे सही मान लें? यहां पे ये सवाल खड़ा होता है, और ये बहुत बड़ा सवाल है। पता है हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब हम 2004 और 5 की बात कर रहे हैं, जब हम 4 और 5 में पढ़ाया करते थे, तब हम खुद ही कहते थे कि जनरेशन, फोर्थ जनरेशन जो है, फर्स्ट जनरेशन 1940 टू 55, सेकंड जनरेशन 56 टू 65, थर्ड जनरेशन 66 टू 75, और फोर्थ जनरेशन 76 टू टिल नाउ। टू टिल नाउ, ध्यान से समझिएगा, 76 टू टिल नाउ कहते थे फोर्थ जनरेशन। कब? 2004 और 5 की बात कर रहे हैं। और उसके बाद फिर हम जब बुक्स को देखे, तो फिर उसमें चेंजेस है, 1976 टू 90 और 1991 टू टिल नाउ हो गया। तो भाई एक साल में या एक महीने में फिर बाद में इतना बड़ा बदलाव हो गया, तो ये पूरा पैटर्न को ही बदल करके रख दिया गया कुछ लेखकों के द्वारा। और उसमें विकिपीडिया भी इन चीजों को फॉलो करता था, इसलिए उसी हिसाब से हमारा ये मेंशन है, और हम उसी हिसाब से दिखाने को आज भी जब हम गूगल कर रहे हैं, तो आप देखिए कुछ जनरेशन, 40 टू 50, 50 टू 60, 60 टू 70, 70 टू प्रेजेंट, और फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट टू फ्यूचर। ये देखिए आप, हम आपको पढ़ा नहीं रहे, हम आपको और कंफ्यूज कर रहे हैं। 40 टू 56, 56 टू 63, 63 टू 71, 72 टू 2010, 2010 टू टिल नाउ। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स देखिए, 46 टू 59 सेकंड जनरेशन, इसमें तो ईयर टाइम पीरियड नहीं दिया गया। थर्ड जनरेशन 65 टू 71, फोर्थ जनरेशन 71 टू 80, और फिफ्थ जनरेशन से 80 से टिल नाउ। इसका मतलब तो भाई आप इस पे जितना रिसर्च करेंगे ना उतना कंफ्यूज होंगे। बेसिक क्या है वो समझिए। तो अल्टीमेटली बेसिक ये है कि हमेशा जो मेजर डेवलपमेंट हुआ है कंप्यूटर के क्षेत्र में, उसे हमने नया जनरेशन का नाम दिया है, दिया है, या लोग देते आए हैं। और इस दौरान कई सारे अलग अलग कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करके कंप्यूटर्स को बनाया गया, जिसमें जो कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करके बनाया गया उसे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स मानते हैं, जिनमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ उसे हम सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर मानते हैं, जिसमें आईसी का इस्तेमाल हुआ उसे हम थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर मानते हैं, जिसमें एलएसआईसी का इस्तेमाल हुआ मतलब माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ उसे हम फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर मानते हैं, और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स मानते हैं। आज के बाद जब आप वीडियो देख रहे होंगे, अगर ये वीडियो आज से 5 साल बाद आप देख रहे हैं, मान लीजिए 2025 में, 2026 में देख रहे हैं, तो हम ये गारंटी दे सकते हैं कि दैट टाइम आप हो सकता है बुक्स में पढ़ेंगे कि सिक्स्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और सिक्स जनरेशन पता है उस वक्त बताया जाएगा कि 2010 टू टिल नाउ।
ये 2008 टू टिल नाउ, 2005 टू टिल नाउ, ये सारा जो पीरियड है ना, वो पीरियड चेंज हो चुका होगा दैट टाइम के बुक्स में। तो पीरियड को दिमाग में मत रखिए, बस रखिए कि कौन से कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करके कंप्यूटर्स को बनाया गया। और जाहिर सी बात है कि जब एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन बना, इसका मतलब उसमें कोई ना कोई मेजर डेवलपमेंट हुआ है। और मेजर डेवलपमेंट ये हुआ है कि उसका आकार छोटा हो गया, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ गया, पावर कंजप्शन घट गया। मतलब पहले कंप्यूटर इतना बड़ा, फिर इतना छोटा, फिर इतना छोटा, फिर इतना छोटा, फिर इतना छोटा, अब इतना छोटा। हम कहना ये चाह रहे हैं कि धीरे धीरे आकार छोटा होता चला गया, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ते चला गया, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ते चली गई, और पावर कंजप्शन घटते चला गया, वेट कम होते चला गया, और इसी को हमने नाम दिया जनरेशन। चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। हो सकता है कि आप इसमें अभी भी थोड़ा कंफ्यूज रह गए होंगे, लेकिन अगर ऐसा है तो बेकार में कंफ्यूजन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप आज के डेट का कोई भी बुक्स पढ़िए, आप अपने सिलेबस का कोई भी बुक पढ़िए, और उस सिलेबस के आधार पर आपको जो भी जनरेशन का टाइम पीरियड दिया गया है, आपको अपने आंसर्स में वही लिखना है। क्योंकि डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं अलग अलग बुक्स में, नेट पे, अलग अलग जगहों पे हमेशा इसको अलग अलग तरीकों से डिफाइन किया गया है, तो ये काफी कंफ्यूजन का विषय है मेरे पर्सनल ओपिनियन में। और हम इनमें से किसी को गलत नहीं कह सकते, और हकीकत तो यह है कि हम इनमें से किसी को सही भी नहीं कह सकते। हकीकत यही है। आज के लिए हम इतना रहने देते हैं। आज की क्लास यहीं तक।